नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, साथ ही यूजीसी, नेट, जेआरएफ में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की, और उस क्रम में हमने जो कि मुख्य परीक्षा का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को समझा था। तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो पहला बिंदु था भारतीय संविधान, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जैसे कि ऐतिहासिक विकास क्या है, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, उसमें हमने बात की थी। तो आज हम जो है मुख्य परीक्षा के दूसरे बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जो दूसरा पॉइंट है, और उसमें कहा गया है कि केंद्र संबंधों के संदर्भ में लिखा गया है कि केंद्र संबंध क्या है और उससे संघीय व्यवस्था में क्या प्रश्न उभरते हैं, उसको लिखा गया है। और उसके साथ ही साथ एक, जब आप मुख्य परीक्षा का यूपीएससी का पाठ्यक्रम देखेंगे तो वहाँ एक बिंदु और आया है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की अन्य देशों के साथ तुलना। तो इस वाले चैप्टर को अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब आप बहुत सारे बिंदु पढ़ते हैं, जैसे हम भारतीय केंद्र संबंध पढ़ रहे हैं, संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से तुलना करते जाते हैं। और आपने देखा होगा जब मूल अधिकार पढ़े थे तो हमने वहाँ भी अमेरिका के मूल अधिकार कैसे उनसे संदर्भ में तुलना की थी। तो जो एक यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक लिखा हुआ है, यद्यपि कि उससे आज तक सवाल मुख्य परीक्षा में नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने जो अगर टॉपिक लिखा है तो उससे कभी भी आ सकते हैं। तो उस टॉपिक को लेकर आपको सचेत रहना है और उस पर भी नज़र रखना है कि अगर कभी सवाल आता है तो उसे कैसे हल करना है। तो जो लिखा है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की अन्य देशों की संवैधानिक व्यवस्था के साथ तुलना जो है, कंपैरेटिव स्टडी आपको करनी है, तो उसके लिए अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। इन्हीं सारे चैप्टर्स में आपसे तुलना करती जाएगी, करते हुए हम चलेंगे। जब हम बात करेंगे संघीय व्यवस्था की तो अन्य देशों के साथ तुलना कर लेंगे, जब हम नागरिकता की बात करेंगे तो अन्य देशों के साथ तुलना कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम तुलना करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो हमारे यूपीएससी मुख्य परीक्षा का जो दूसरा टॉपिक है वह है कि केंद्र संबंध और संघीय व्यवस्था और उससे उत्पन्न विषय, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वही रखा है कि केंद्र संबंधों के विशेष संदर्भ में इन द स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन हम क्या है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संघीय व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले मैं संघीय व्यवस्था और एकात्म व्यवस्था पर एक लेक्चर बना चुका हूँ, लेकिन वो बहुत ही बेसिक लेक्चर था और उसमें मैंने केवल अवधारणा पे बात की थी आपके, उस पर केवल मैंने अवधारणा पे बात की थी आपके, कि हमने समझा था कि कैसे हम संघीय व्यवस्था को और एकात्म व्यवस्था को बहुत संक्षिप्त में और बहुत ही संक्षेप में समझने का प्रयास किया था हमने। लेकिन आज हम पूरे केंद्र संबंधों के संदर्भ में, केंद्र संबंधों के विशेष संदर्भ में संघीय व्यवस्था को समझेंगे और हम देखेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है, उससे क्या विषय उत्पन्न हो रहे हैं, और वो केंद्र संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन के संदर्भ में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। तो संघीय व्यवस्था है, एक तो यह है कि संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो इसके संदर्भ में कुछ हम क्या कर रहे हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से, जैसा कि हम हमेशा समझते हैं, समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका अर्थ क्या है संघीय व्यवस्था का, ठीक है। फिर अर्थ के बाद देखेंगे कि आवश्यकता क्यों पड़ी हमें संघीय व्यवस्था की, आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ संघीय व्यवस्था का, फिर हम देखेंगे कि हमें आवश्यकता संघीय व्यवस्था की क्यों पड़ी। देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ कि हम पहले संघीय व्यवस्था पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन जो हमने संघीय व्यवस्था पर लेक्चर दिया था पिछली बार वो बहुत ही संक्षिप्त लेक्चर था, और मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो इस वाले टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न आते हैं। आप जाके यूपीएससी मुख्य परीक्षा, सीएसई की मुख्य परीक्षा का अगर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप देखेंगे कि केंद्र संबंधों से, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और उसके संदर्भ में संघीय व्यवस्था, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ से प्रश्न हर वर्ष आता है। और वो विभिन्न प्रकार से, कभी राज्यपाल की भूमिका पूछ लेते हैं आपसे, कभी सहयोगी संघवाद पर, कभी प्रतिस्पर्धी संघवाद पर सवाल आते रहते हैं। तो ये ऐसा विषय है मुख्य परीक्षा के लिए कि जहाँ से प्रश्न प्रत्येक वर्ष आ रहे हैं, और साथ ही साथ इस जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा है वहाँ तो प्रश्न आते ही हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने अर्थ देखा, फिर हमने विशेषताएं देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, आवश्यकता के बाद विशेषताएं, फिर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन, फिर हम देखेंगे स्वरूप, कि वास्तविक स्वरूप क्या है, और उसके बाद निष्कर्ष, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम भारतीय संघीय व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अर्थ समझते हैं हम सबसे पहले। तो संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था को दो नामों से बुलाया जाता है इंग्लिश में, एक तो फेडरल कहते हैं और एक यूनियन कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, कि किसी भी देश को संघीय व्यवस्था आप तब मानते हैं जब वहाँ शासन व्यवस्था दो स्तरों पर होती है, एक तो केंद्र के स्तर पर और एक राज्य के स्तर पर। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब पढ़ाया था वो बेसिक था, इसलिए मैंने पहले बता दिया था। हम बेसिक से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, मोदी जी की है अभी, और विभिन्न राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट होती है।
तो जो केंद्र और राज्यों की सरकारें होती हैं उसी संघ व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो आज हम उसके वर्ड कहाँ से निकला, उसका क्या अर्थ होता है, इस सब पर बात करेंगे। तो संघ व्यवस्था के लिए दो इंग्लिश में वर्ड यूज किए जाते हैं, एक तो फेडरल वर्ड यूज किया जाता है और एक यूनियन वर्ड यूज किया जाता है। जब हमारे संविधान निर्माता भारतीय संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, आप जब आर्टिकल 1 पर जाएंगे, आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, उसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन जो वर्ड आया है भारतीय संविधान में वो केवल अनुच्छेद 1 में ही आया है और कहीं ये यूनियन वर्ड नहीं आया है, संघीय। लेकिन हमारी संरचना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कैसी है, संघीय है। तो हमारे संविधान में क्या लिखा है अनुच्छेद 1 में कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं वह क्या है, वह यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो 28 राज्य हैं, उनका हमने संघ है। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि संघ के लिए एक तो फेडरल वर्ड यूज करते हैं और एक यूनियन करते हैं। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन वर्ड का प्रयोग क्यों किया, इस शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया, फेडरल का क्यों नहीं किया। असल में जो संघीय व्यवस्था है वो वास्तविक रूप से वो फेडरल है, और फेडस इसका जो है लैटिन वर्ड, उससे फेडरल निकला है। और अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वहाँ फेडरल वर्ड का प्रयोग हुआ है। अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वहाँ किस शब्द का प्रयोग हुआ है, फेडरल। और जो कनाडा की संघीय व्यवस्था है वहाँ यूनियन का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो क्या कारण था कि उन्होंने फेडरल की जगह है यूनियन वर्ड का प्रयोग किया है। तो जब संविधान सभा में अम्बेडकर से पूछा गया कि हम यूनियन वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, हमें फेडरल वर्ड यूज करना चाहिए, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि हम जो आर्टिकल 1 में हमने लिखा है कि हमारा भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, इस यूनियन वर्ड को यूज करने के दो कारण हैं, ठीक है। क्या है, दो कारण हैं। उन्होंने पहला कारण क्या बताया कि भारत का जो संघ है वह राज्यों के परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। उन्होंने एक तो एक कारण बताया और दूसरा क्या बताया कि भारत के जो राज्य हैं वह संघ से पृथक नहीं हो सकते हैं, पृथक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो भारत की व्यवस्था संघीय अपनाई गई और वहाँ इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया, फेडरल की जगह हमने यूनियन वर्ड का यूज किया, क्योंकि अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो पूछा गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कि हमने यूनियन वर्ड का प्रयोग क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि इसके दो कारण हैं, क्योंकि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह राज्यों के परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। इसका क्या आशा है, देखिए कि अमेरिका का जो संघ है वहाँ 50 राज्य जो थे अमेरिका के, उन्होंने मिलकर अमेरिका के संघ का निर्माण किया था, ठीक है। मतलब कि ये मान लीजिए राज्य हैं, ये राज्य हैं, तो राज्यों ने परस्पर समझौता किया और केंद्र सरकार संघ सरकार का निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन भारत में इस प्रकार का नहीं है, यह संरचना कहाँ की है, अमेरिका की है। मान लीजिए कुछ लोग हैं, जैसे 20 लोग हैं, 20 लोग मिलकर एक समझौता करते हैं, फिर किसी संगठन का निर्माण करते हैं। तो जब वो संगठन का निर्माण कर रहे हैं तो वो क्या है कि वो व्यक्ति उस संगठन को कभी समाप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके समझौते का परिणाम है। जब तक समझौता चल रहा है, अगर समझौता टूटता है तो वो अलग हो जाएंगे और उस संघ का या उस जो समझौते के आधार पर जिस संगठन का निर्माण हुआ है वह समाप्त भी हो सकता है। तो अमेरिका में क्या हुआ है कि अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वहाँ के जो 50 स्टेट्स हैं उन्होंने मिलकर क्या किया, एक समझौता किया और संघ का निर्माण किया। लेकिन भारत में स्थिति ऐसी नहीं है। भारत का जो संघ है वो राज्यों के परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत में क्या है कि एक तो संघ हमारी सरकार थी, ठीक है, और विभिन्न राज्य थे। तो हमने क्या किया है कि राज्यों को मिलाया है अपने में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि भारत की जो देशी रियासतों में ब्रिटिश राज्य थे उनको क्या किया, भारत में मिलाया है। तो हमने राज्यों की भी समझौता नहीं किया है, हमने राज्यों से ये नहीं कहा है कि आप आगे हमारे मिल जाइए, हमने कहा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको हमारे पास आना ही है और कोई समझौता नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका की तरह है, राज्यों के परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि हमने क्या किया है कि राज्यों को हमने जबरदस्ती भी शामिल किया है। आपने देखा होगा हैदराबाद जूनागढ़ के मामले में, ठीक है, और राज्यों को हमने मिलाया है, कभी सैनिक हस्तक्षेप भी किए हैं। तो देखिए अगर हमारा संघ अमेरिका की तरह राज्यों के परस्पर समझौते का परिणाम होता तो राज्य कभी संघ से अलग भी हो सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ जो संघ है वो परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है, हमने राज्यों को मिलाया है अपने आप में। ऐसा नहीं कि राज्यों ने भारत के संघ का निर्माण किया है,
बल्कि भारतीय संघ ने राज्यों को अपने में शामिल किया है। ठीक है, तो एक तो हम परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है। अगर हम परस्पर समझौते का परिणाम होते तो राज्य पृथक भी हो सकते थे, तो हमने परस्पर हम समझौते का परिणाम नहीं है तो राज्यों को पृथक होने की भी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद एक क्या कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब कि भारत जो इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है। तो हमने यूनियन वर्ड यूज क्यों किया कि परस्पर समझौते का परिणाम नहीं है हमारा संघ, और राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। तो इसका क्या आशय हुआ इस सब का? इस सब का तात्पर्य आशय यह हुआ कि जो भारतीय संघ है वह शक्तिशाली है। ठीक है, क्योंकि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, तो भारतीय संघ ये जो संरचना है वह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत का उत्तर प्रदेश का राज्य कह दे कि हमारा मन नहीं है आपके साथ रहने का, हम एक अलग राज्य का निर्माण करना है, ये हम अलग राज्य की अपेक्षा एक देश का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के जो 28 राज्य हैं वह कह दें कि हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने समझौते को तोड़ते हैं और हम अलग देश का निर्माण करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इसका क्या आशय है? इसका आशय यही है कि भारत का जो संघ है वह बहुत मजबूत है और शक्तिशाली केंद्र सरकार को हमने अपनाया है, संघीय सरकार को हमने अपनाया है। ठीक है, तो देखिए क्या समझा हमने अर्थ में कि संघ के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, तो फेडरल और एक यूनियन। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरल की अपेक्षा यूनियन वर्ड का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि वह एक कैसे संघ का निर्माण करना चाहते थे? वह एक शक्तिशाली संघीय सरकार का निर्माण करना चाहते थे, वह एक केंद्र सरकार को मजबूत बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि फेडरल की जगह यूनियन का प्रयोग किया। आर्टिकल 1 में भी लिख दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। जब संविधान सभा में पूछा गया कि ऐसा क्यों किया, तो उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने इसलिए यूनियन वर्ड का प्रयोग किया है क्योंकि भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिका की तरह परस्पर राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है और अमेरिका की तरह भारत में राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने यूनियन का प्रयोग किया। तो संविधान सभा में उनसे ये भी पूछा गया कि इस सब का मतलब क्या है? उन्होंने कहा इस सब का यही मतलब है कि हम क्या है कि राज्यों की अपेक्षा किसी ज़्यादा शक्तियाँ देना चाहते हैं, भारत की संघीय सरकार को देना चाहते हैं। बल्कि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, भारत में किसको दी गई है? संघ को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। तो हमने जो भारत में संघीय व्यवस्था का मॉडल अपनाया है वो कहाँ से अपनाया है? वह कनाडा से लिया है हमने। ठीक है, कनाडा। भारत की जो संघीय व्यवस्था का मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? वह कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने ये देखा कि भारत में फेडरल की जगह यूनियन वर्ड का प्रयोग किया गया है। और यूनियन वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है? उसके यह दो कारण हैं, और यह दो कारण है तो उसका क्या आशा है? उसका आशा यह है कि हम एक कैसे संघ का निर्माण करना चाहते थे? हम एक शक्तिशाली और मजबूत संघीय सरकार या केंद्र सरकार का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए हमने फेडरल की जगह किस शब्द का प्रयोग किया? यूनियन वर्ड का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हमने मीनिंग को देखा कि क्या इसका अर्थ था और क्यों हमने फेडरल की जगह यूनियन वर्ड का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब है आवश्यकता। नीड क्यों पड़ी हमें एक संघीय सरकार की? हमने तो मतलब समझा कि क्या मतलब था। हमने फेडरल क्यों यूज नहीं किया, हमने यूनियन क्यों यूज किया, हमने ये देखा। अब है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए भारत का जो समाज है वह कैसा है? संघीय समाज है, फेडरल समाज है। देखिए आम बोलचाल में हम संघ के लिए फेडरल वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जब आप कभी मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं, अगर आप कहीं किसी को बता रहे हैं औपचारिक रूप से, तो वहाँ संघ भारतीय संदर्भ में संघ के लिए आप किसको प्रयोग करें? यूनियन वर्ड को प्रयोग करें। ठीक है, देखिए भारतीय समाज कैसा है? संघीय समाज है। संघीय समाज का आशय क्या है कि भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं और संस्कृति हैं भारत में। यूनिटरी एकात्मकता का मतलब क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम का उसमें होता है कि सभी लोग एक जैसे हों। लेकिन भारत का समाज जो है वह विविधतापूर्ण समाज है। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, भाषी के लोग निवास करते हैं। तो जब भारत का समाज ही संघीय है तो इसलिए हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, तो आवश्यकता क्यों पड़ी हमें संघीय व्यवस्था को अपनाने की? इसका उत्तर क्या है कि भारतीय समाज अपने स्वरूप में कैसा है? संघीय है, फेडरल है, यूनियन है, क्योंकि भारत में विविधता अधिक है। इस भारतीय समाज की संघीय प्रकृति के कारण या विविधता अधिक होने के कारण ही हमें क्या करना पड़ा? हमें संघीय शासन को अपनाना पड़ा। तो ये आवश्यकता थी कि हमने संघीय शासन को क्यों अपनाया। ठीक, तो हम बात करते हैं विशेषताएं क्या हैं संघीय शासन की। संघीय शासन की विशेषताएं, यूनियन, जैसा कि हम बात कर चुके थे पहले के लेक्चर में। तो क्या क्या विशेषताएं? सबसे पहले तो एक तो लिखित संविधान होना चाहिए। इससे पहले ये लिख लें कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संविधान की
सर्वोच्चता होनी चाहिए। फिर क्या है, लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित संविधान। फिर है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। फिर है स्वतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधानमंडल। तो ये संघीय शासन जो है उसकी विशेषताएं होती हैं। चाहे कोई भी देश अपने आप में संघीय के लिए फेडरल वर्ड यूज कर रहा हो या यूनियन वर्ड यूज कर रहा हो, लेकिन उसके लिए कौन सी विशेषताएं होंगी, यह विशेषताएं होंगी। अमेरिका के संघीय शासन में फेडरल वर्ड का यूज किया गया है, कनाडा में यूनियन का किया गया है, भारत ने अपनी संघीय व्यवस्था के लिए यूनियन वर्ड का प्रयोग किया है। लेकिन कोई भी संघीय व्यवस्था हो, चाहे वह फेडरल हो वर्ड का प्रयोग कर रही हो या यूनियन वर्ड का प्रयोग कर रही हो, वह उसमें यह विशेषताएं होंगी ही संघीय व्यवस्था में। तो हम इससे पहले लेक्चर में हमने इन पे विशेष बात की थी, संघीय व्यवस्था पे बताया था कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, फिर लिखित संविधान होना चाहिए। तो इन दोनों विशेषताओं का होना क्यों जरूरी है? जैसा कि मैंने क्या बताया था कि संघ सरकार में जो है कि सरकारें दो स्तर पे होती हैं, संघ पर और राज्य पर, ठीक है। तो संविधान द्वारा क्या होता है कि शक्तियां संघ को दी जाती हैं और राज्यों को दी जाती हैं। संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब कि ना तो संघ सरकार सर्वोच्च होती है ना राज्य सरकार सर्वोच्च होती है। एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वह समकक्ष होते हैं, समकक्ष होते हैं, स्वायत्त होते हैं, ठीक है। समकक्ष होते हैं, स्वायत्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की ज़्यादा स्थिति ऊंची है, राज्य सरकार की स्थिति कम है, ऐसा कुछ नहीं है संघीय व्यवस्था में। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों का महत्व समान होता है, लेकिन जो एकात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पर जो केंद्र सरकार होती है उससे राज्यों का निर्माण होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमने संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो केंद्र की होती है और राज्य की होती है, और यह दोनों सरकारें समकक्ष होती हैं और स्वायत्त होती हैं। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार केंद्र के अधीन होती है। तो जो संविधान की सर्वोच्चता है, तो हमारे यहाँ सर्वोच्चता ना तो केंद्र सरकार की है ना राज्य सरकारों की, किसकी है, संविधान की है। फिर एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उन्हें बता रहा है कि आपको क्या करना है, आपको शक्तियां हमने दी हैं अलग अलग, तो शक्तियों का संविधान में विभाजन कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए लिखित संविधान नहीं होगा तो फिर कैसे केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राज्य की क्या शक्तियां हैं, इनका विभाजन कैसे होगा। तो इस विभाजन के लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। जब शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है तो वही स्थिति उभर के आती है कि कभी कभी झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए होती है। फिर एक द्विसदनीय विधानमंडल होना चाहिए, एक तो केंद्र के लिए और दूसरा राज्यों के लिए, जैसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो इन पर हम बात पिछले लेक्चर में कर चुके थे, ठीक है। अब तुलनात्मक अध्ययन का क्या आशा है। एक तो ये तो संघीय की विशेषताएं हैं। तुलनात्मक अध्ययन में हम देखते हैं कि एकात्मक शासन, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कहाँ है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, चीन में है। इन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता, जरूरी नहीं है कि संविधान की सर्वोच्चता हो। जैसे ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। और ब्रिटेन में क्या है कि जो संघ सरकार है वह इकाइयों का निर्माण करता है। तो जरूरी नहीं है फिर है कि लिखित संविधान, आवश्यक नहीं है एकात्मक व्यवस्था में संविधान लिखित हो, लेकिन अगर कोई देश संघीय है तो वहाँ यह विशेषता होनी ही चाहिए, तभी उस देश को आप संघीय कहेंगे। लेकिन एकात्मक शासन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, जैसे ब्रिटेन में नहीं है। लिखित संविधान जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है। शक्तियों का विभाजन जरूरी नहीं है कि शक्तियों का विभाजन हो, क्योंकि जब संविधान लिखा ही नहीं गया है तो शक्तियों का विभाजन भी नहीं होगा। और शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, जैसे संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में होती हैं, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में शक्तियाँ केंद्र में होती हैं। केंद्र चाहे तो इकाइयों को शक्तियाँ दे दे और चाहे तो इकाइयों को शक्तियाँ ना दे। फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है, जैसे नहीं भी हो सकती है। चलो ब्रिटेन में तो न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन चीन में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। फिर है कि द्विसदनीय विधानमंडल, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे चीन में, ब्रिटेन में द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन अन्य देशों में नहीं है। तो संघीय व्यवस्था के लिए यह विशेषताएं होना आवश्यक है, लेकिन एकात्मक व्यवस्था में यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर एकात्मक व्यवस्थाओं में ये विशेषताएं नहीं होती हैं, क्योंकि शक्ति किस में निहित होती है, केंद्र सरकार में निहित होती है, केंद्र में। और केंद्र चाहे तो इकाइयों का निर्माण कर सकता है और चाहे तो इकाइयों को समाप्त कर सकता है, इकाइयों को शक्तियाँ दे सकता है, इकाइयों को शक्तियाँ नहीं दे सकता। इकाइयों का आशय क्या है, राज्य, ठीक है। तो पूरी शक्ति किस में होती है, केंद्र में होती है। लेकिन संघीय व्यवस्था में शक्ति किस में होती है, आपकी संविधान में होती है। तो देखिए, ये तो मुख्य परीक्षा में तो आ ही सकता है क्या कि भारतीय संघीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, लेकिन आपसे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। आप 2021 का अगर प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र उठा के देखें तो उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि संघीय व्यवस्था की विशेषता इसमें से क्या है,
उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें क्या दिया था, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब नहीं दिए उन्होंने, और कुछ लिख दिया था, वहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका दिया था, तो वो स्वतंत्र न्यायपालिका था। इससे पहले संघीय व्यवस्था में प्रश्न आया है तो वहाँ संविधान की सर्वोच्चता भी आया है, लिखित संविधान पे भी प्रश्न आ चुका है। तो अगर आपको संघीय व्यवस्था की विशेषताएं याद है तो यूपीएससी क्या कर रही है कि वो उसने ये तो आपसे पूछ लिया है, ये अभी यहाँ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, या ऑप्शन दे के आपको 4 दे के 1 2 3 में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। और कंठस्थ होने के लिए क्या जरूरी है कि एक अवधारणा विकसित कर लें कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि ना तो केंद्र की सर्वोच्चता है ना राज्य की सर्वोच्चता है। लिखित संविधान, वो क्यों, क्योंकि केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन करना है, शक्तियों को विभाजन। अब जब शक्तियों का विभाजन है तो विवाद भी उत्पन्न होगा, मतभेद भी उत्पन्न होंगे, तो एक न्यायपालिका चाहिए। और 2 सदनीय विधानमंडल क्यों चाहिए, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें हो। तो ये विशेषताएं पूछ रहा है। और देखिए, जो अब जब हमने अर्थ की बात की थी तो आपसे कभी भी इस प्रकार का प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में यूनियन वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है, संघीय वर्ड का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। ये प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 के संदर्भ में आ सकता है कि यूनियन वर्ड संविधान में कहाँ लिखा गया है। तो यूनियन वर्ड जो संविधान में आया है वो अनुच्छेद 1 में ही आया है केवल, और कहीं संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और जो अनुच्छेद 1 में यूनियन वर्ड आया भी है उसकी व्याख्या नहीं की गई है, परिभाषित नहीं किया गया है कि यूनियन का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना है। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि अर्थ क्या था, तो हमने देखा कि फेडरल की जगह हमने यूनियन अपनाया है। फिर हमने आवश्यकता को देखा, तो हमने देखा क्या देखा कि हमारी जो ढांचा है समाज का वह संघीय है, इसलिए हमें संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। फिर हमने विशेषताएं देखी और एकात्मक संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखी और उसे एकात्मक शासन के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किस चीज़ की, स्वरूप के बारे में बात करते हैं। स्वरूप, देखिए स्वरूप को लेकर के भारत एक संघ है या नहीं है, क्या यहाँ प्रश्न क्या उत्पन्न होता है, क्या भारत एक वास्तविक संघ है, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। बहुत सारे विचारक हैं, विद्वान हैं, उनका मानना है कि भारत एक संघ नहीं है, ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत एक संघ नहीं है बल्कि एक एकात्मक शासन है, ठीक है, एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की तरह। कुछ विचारक हैं जो भारत को संघ ना मार कर क्या मानते हैं, अर्ध संघ मानते हैं, ठीक है। कहते हैं कि भाई भारत जो है वो क्वासी फेडरल सिस्टम है। और कुछ विचारक हैं जो कहते हैं कि नहीं, भारत जो है वो पूर्णतः संघ है, संघ एक फेडरल गवर्नमेंट है या एक यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक। तो जब भारत की संघीय व्यवस्था के स्वरूप और उसकी वास्तविक नेचर की बात होती है, वास्तविक प्रकृति की बात होती है, तो विवाद उत्पन्न होता है। एक विचारकों का एक गुट है जो मानता है कि भारत में संघीय व्यवस्था है ही नहीं। वो कहते हैं कि संविधान में लिख दिया जरूर गया है कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन जब हम पूरे भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं और देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो संघीय नहीं है। वो कैसा है, वो एकात्मक है, यूनिटरी है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में जो है कि यूनियन कह तो दिया गया है अनुच्छेद 1 में, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतीय संविधान कैसा है, वो संघ नहीं है बल्कि वो अर्ध संघ है, क्योंकि उसमें कुछ तत्व एकात्मक व्यवस्था के पाए जाते हैं और कुछ तत्व संघीय व्यवस्था के पाए जाते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, भारत जो है वो पूर्णतः संघ है और इस संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो हम इसको समझेंगे। और यहाँ से मेंस परीक्षा में प्रश्न हमेशा आते हैं कि भारत एक संघ है, उसको स्पष्ट करिए। तो इसको समझेंगे कि कैसे विद्वान मान रहे हैं कि भारत एक संघ नहीं है बल्कि एक एकात्मक व्यवस्था है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि अर्ध संघ है, जैसे कि केसी हियर एक विद्वान है, ठीक है, केसी हियर। इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। इन्होंने कहा है कि भारत की जो प्रकृति है वह तो यूनियन है, लेकिन भारत की जो संविधान की आत्मा है वह कैसी है, वह यूनिटरी है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बाय नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनियन, लेकिन बाय सोल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है कि एकात्मक तो है ही, लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि क्वासी फेडरल भी है भारत की संघीय व्यवस्था, क्योंकि भारत में संपूर्ण संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। तो इन सब बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि क्या भारत एक एकात्मक व्यवस्था है या भारत एक अर्धसंघ है। तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखिए, जो विद्वान मानते हैं कि भारत एक एकात्मक शासन है या अर्धसंघ है, जो ऐसा मानते हैं, तो वह किन बिंदुओं के आधार पर मानते हैं कि भारत एक एकात्मक शासन प्रणाली है, भारत एक अर्धसंघ है। वह कुछ तो इसके तर्क देते होंगे, वह कुछ तो ऐसी बातें बताते होंगे जिसके आधार पर उन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था की जो व्याख्या की है वो एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में की है या अर्धसंघ के रूप में की है, ठीक है।
देखिए हम पहले समझ चुके हैं कि अर्ध संघ व्यवस्था क्या होती है और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। अब हम इस पर बात कर रहे हैं कि विद्वान कैसे मानते हैं कि भारत जो है कि वो एकात्मक व्यवस्था है। इसके लिए उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं और उन्होंने तर्क जो दिए हैं वो भारतीय संविधान से ही लेके दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं, उन्होंने कहा है कि इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ बड़े रूप में लिखते हैं इसको। भारत को एकात्मक माना या अर्धसंघ माना है, या अर्धसंघ माना है, उसके लिए इन्होंने कुछ तर्क दिए और उन तर्कों को दो आधार पर बांटा है इन्होंने। एक तो माना है कि संविधान में अंतरंग इंटरनल विशेषताएं हैं, कुछ तो संविधान के अंदर ही ऐसी विशेषताएं हैं जो भारत को क्या करती हैं, एकात्मक शासन बनाती हैं, और कुछ बहिरंग विशेषताएं हैं एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल ऐसे गुण हैं जो भारत को क्या करते हैं, संघीय न बनाकर एकात्मक बनाते हैं। तो जो विद्वान ये मानते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था कैसी है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि दिखने में तो वो संविधान में लिख तो दिया है कि संघीय है, लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं भारतीय संविधान का तो हम पाते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था वास्तविक रूप से संघात्मक ना होकर एकात्मक है या अर्धसंघ है। तो जो विद्वान ऐसा मानते हैं वो उसके कुछ तर्क देते हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम एकात्मक या अर्धसंघ कह सकते हैं, वो संविधान में ही निहित है, और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बहिरंग है, एक्सटर्नल है, जिनका विकास धीरे धीरे हुआ है। तो जैसे उन्होंने कहा कि संविधान की कुछ विशेषताएं क्या क्या है, तो उन्होंने कहा है जैसे कि केंद्र का शक्तिशाली होना, केंद्र का शक्तिशाली होना, ठीक है, केंद्र का शक्तिशाली होना। अब केंद्र के शक्तिशाली होने से क्या आशय है, देखिए जो वास्तविक संघीय व्यवस्था होती है उसमें राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता होती है। जैसे विश्व में संघीय व्यवस्था का जो आदर्श मॉडल है, जो आइडियल मॉडल है, वो कौन है, वो अमेरिका है। अमेरिका का फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो विश्व में आदर्श संघीय व्यवस्था का एक मॉडल है। तो वहाँ क्या है कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता दी गई है, राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। अमेरिका के संविधान में शक्तियाँ जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो संघ सरकार की शक्तियाँ होती हैं, एक राज्य की होती हैं, एक समवर्ती होती हैं, और एक होती हैं अपशिष्ट शक्तियाँ, अपशिष्ट, ठीक है। जो संविधान में जब शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो वह कितने प्रकार से किया जाता है, वह 4 प्रकार से किया जाता है। एक तो संविधान में ये लिख दिया जाता है कि यह संघ सरकार की विशेषताएं हैं, एक लिख दिया जाता है कि ये राज्यों की विशेषताएं हैं। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो समवर्ती होती हैं, मतलब कि दोनों संघ सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें अपशिष्ट कहते हैं, रेजिडरी पावर कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि कुछ धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है कि चीज़ों में बदलाव आता है। तो अगर उस संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होंगी, ये बड़ी शक्ति होती है। जिसके पास अपशिष्ट शक्तियाँ होती हैं वही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। जैसे कि उदाहरण से समझें आप कि जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय क्या है कि ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान भी नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ जब नई नई चीज़ें आती हैं तो उनके संदर्भ में कार्य करने की शक्ति किसके पास हो, उसे अपशिष्ट शक्ति कहते हैं। तो अमेरिका में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं, राज्यों को दी गई हैं। लेकिन भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई हैं, केंद्र सरकार को दी गई हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका का संविधान क्या कर रहा है कि वहाँ के राज्यों को अपशिष्ट शक्तियाँ देकर ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा है, और राज्यों के अपने संविधान है वहाँ, और अपशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई हैं। तो अमेरिकी संविधान, अमेरिका जो फेडरल सिस्टम है, अमेरिकी जो संघीय व्यवस्था है, वह राज्यों को ज़्यादा शक्तिशाली बना रही है। लेकिन अब देखिए भारतीय संविधान में जो अपशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं वो किसको दी गई हैं, वह संघ को दी गई हैं, मतलब कि केंद्र सरकार को दी गई हैं। तो इस संदर्भ में भारत में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो जो आलोचना करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की, यह कहकर कि भारत की संघीय व्यवस्था एकात्मक है या अर्धसंघीय है, तो उसके लिए वो पहला तर्क ये देते हैं कि असल में जो वास्तविक संघीय व्यवस्था है उसमें ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए, या अपशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होनी चाहिए, राज्यों के पास होनी चाहिए। लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था में अपशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई हैं, केंद्र सरकार को दी गई हैं। इसलिए भारत जो है वो वास्तविक रूप से संघ न होकर एकात्मक है, ठीक है। फिर दूसरा कहते हैं कि नस्वर राज्यों की स्थिति, नस्वर राज्य, ठीक है। इसका क्या आशय है, जो मानते हैं कि भारत संघ न होकर एकात्मक है वो विद्वान मानते हैं कि अमेरिका में आप देखिए कि अमेरिका में जो संघ का निर्माण हुआ, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, तो वहाँ राज्यों ने समझौता किया है, और अमेरिका की संघीय व्यवस्था जो है वो राज्यों को समाप्त नहीं कर सकती है, बल्कि राज्य चाहें तो अलग हो जाएं और संघ समाप्त कर दें। लेकिन भारत में स्थिति कैसी है, भारत का संघ जो है उसने राज्यों को बनाया है। और हमारा देखिए अनुच्छेद 2 और 3, जब हम अनुच्छेद 2 और 3 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, मतलब कि भारत का संघ जो है नए राज्यों को शामिल कर सकता है। और अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है
कि भारत की संघ सरकार या भारत की केंद्र सरकार किसी राज्य के नाम में, किसी राज्य के भूभाग में, किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। एक राज्य से मिलाकर 2 राज्य बना सकती है, 2 राज्यों को हटाकर 1 राज्य बना सकती है। जैसे हाल फिलहाल में आप देखिए कि भारत सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने, कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया, 35A हटा दिया। जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट था उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया और 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया, ठीक है। और कई यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 1 बना दिया। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया, बिहार से आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब अलग किए गए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश से किया गया था। तो भारत में जो राज्यों की प्रकृति है वह कैसी है, नश्वर है, ठीक है। मतलब कि संघ सरकार क्या कर सकती है कि राज्यों के नाम में, राज्यों के भूभाग में, राज्यों के क्षेत्रफल में एक राज्य को हटाकर 2 राज्य बना सकती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में संघ सरकार राज्यों के नाम, भूभाग, क्षेत्रफल में और 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य या 1 राज्य को 2 राज्यों में परिवर्तित नहीं कर सकती है। मतलब कि देखा जाए तो अमेरिका में राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्य चाहे तो संघ का क्या कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। लेकिन भारत में आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार या संघ सरकार क्या कर रही है, राज्यों का विनाश कर रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश में व्यापक आंदोलन होता है तो उत्तर प्रदेश से कई राज्य बन सकते हैं, जैसे कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बना दें, आप पूर्वांचल को अलग बना दें, रोहिलखंड को अलग बना दें। तो ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 2 और 3 क्या कर रहा है भारतीय संविधान का, कि राज्यों को कम शक्ति दे रहा है और संघ सरकार को ज़्यादा शक्ति दे रहा है। अनुच्छेद 2 और 3 कह रहा है कि संघ सरकार राज्यों के नाम में भी बदलाव कर सकती है। तो यहाँ फिर केंद्र शक्तिशाली हो गया, जबकि संघ व्यवस्था में होना शक्तिशाली किसे चाहिए, राज्यों को होना चाहिए, ठीक है। तो इसी संदर्भ में भारतीय संघ को क्या कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। मतलब कि भारत का जो संघ है वह तो अविनाशी है, लेकिन राज्यों का विनाश हो सकता है। मतलब संघ सरकार राज्यों के नाम में, भूभाग में, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। इसलिए भारत के संघ व्यवस्था को अविनाशी संघ कहा जाता है, विनाशी राज्यों के साथ, ठीक है। अब और जो एक तो है एकात्मक शासन या अर्थसंघ, जो विद्वान मानते हैं वो क्या तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि केंद्र शक्तिशाली है अपशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में, वित्तीय मामलों में। फिर कह रहे हैं कि राज्यों के नाम में परिवर्तन हो सकता है, अनुच्छेद 2 और 3, ठीक है। उसके आधार पर वह एकात्मक कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। नागरिकता कहाँ है, भारतीय संविधान के भाग 3, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया। भारत में एकल नागरिकता है। भारत, आप एकल नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के अलग नागरिक हैं, भारत सरकार के अलग नागरिक है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में आप राज्यों के नागरिक अलग हैं और संघ के नागरिक अलग हैं, ठीक है। तो एकल नागरिकता अपनाई गई है। जबकि संघीय व्यवस्था में, वास्तविक जो आदर्श संघीय व्यवस्था है, वहाँ कैसी नागरिकता होती है, दोहरी नागरिकता होती है। तो इस आधार पर भी आलोचक कहते हैं, जो विद्वान है, समीक्षा कहेंगे भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह असल में एकात्मक है, क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। तो हमने एकल नागरिकता जो है वो एकात्मक शासन की विशेषता होती है। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। फिर है कि एकल न्यायपालिका, एकल न्यायपालिका। आप अमेरिका में न्यायपालिका का ढांचा देखें, अमेरिका में न्यायपालिका का स्ट्रक्चर देखें, तो वहाँ संघ की न्यायपालिका अलग है और राज्यों की न्यायपालिका अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एक ही न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो एकल न्यायपालिका अपनाई है, जो कि एकल न्यायपालिका किसकी विशेषता होती है, एकात्मक शासन की विशेषता होती है। तो इस आधार पर भी आलोचक कहते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि कैसी व्यवस्था है, एकात्मक विशेषता है। फिर इसके आधार पर क्या है आपका अगला है कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। इसके आधार पर भी आलोचना की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं जो आपकी IAS है, IPS है और IFS है। IFS मतलब फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है। ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, करता तो UPSC है, लेकिन इनकी भर्ती कौन करता है, UPSC करता है। लेकिन इनकी नियुक्ति कहाँ की जाती है, राज्यों में की जाती है। और असल में अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं IAS या IPS, वो किसके लिए कार्य करते हैं, संघ सरकार के लिए कार्य करते हैं, केंद्र सरकार के लिए कार्य करते हैं। तो जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था है वह असल में एकात्मक दिखती है इनसे, क्योंकि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वह अन्य किसी संघीय व्यवस्था में नहीं अपनाई गई हैं। फिर है कि राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका, ठीक है। अब राज्यपाल की भूमिका क्या है, आप देखिए कि जो राज्यपाल है वह राज्यों में संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यों का, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। और राज्यपाल किसके एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अक्सर राज्यपाल की भूमिका या रोल ऑफ जो गवर्नर होता है उस पर यह आलोचना होती है और आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल किसके एजेंट के रूप में कार्य करता है, केंद्र सरकार के रूप में कार्य करता है।
तो जो ऐसे विचार विद्वान हैं या विचारक हैं जो मानते हैं कि भारत के संविधान में भारत को संघीय लिख तो दिया गया है, लेकिन जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो संविधान में ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो भारत को क्या बनाती हैं, एकात्मक या अर्धसंघ बनाती हैं। तो विद्वान क्या कहते हैं कि वह विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कहते हैं केंद्र का शक्तिशाली होना अपशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में, राज्यों की नाम भूभाग अनुच्छेद 2 और 3, एकल नागरिकता, एकल न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की भूमिका, ठीक है। और इस संदर्भ में वो फिर क्या कह रहे हैं, इस संदर्भ में क्या, आपातकाल, आपातकाल, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो भारतीय संविधान में दी गए हैं, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस 352 है आपका, ठीक है, 356 है, 360 है, जो आपातकाल प्रावधान है। वह क्या करते हैं कि जब राज्यों में जब संवैधानिक विफलता हो जाती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राष्ट्र सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है, संघ सरकार को हो जाती है। राष्ट्रीय आपात लगा है तो भी राज्य की सूची पर कानून कौन बना सकता है, संघ सरकार बना सकती है। मतलब कि आपातकाल की स्थिति में भारत का संविधान, जो भारत का संघीय ढांचा है वो समाप्त हो जाता है और एकाल शासन व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इस आधार पर भी आलोचक कहते हैं कि भारत में जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं भारत में जिनके आधार पर, जैसे कि राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है भाई। अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना, राष्ट्रीय हित के संदर्भ में राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, संघ सरकार बनाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान में जो कि यह बताते हैं, और विद्वान कहते हैं कि ये प्रावधान ऐसे हैं जो कि एकात्मक शासन की विशेषता है और भारतीय संघीय व्यवस्था को क्या करते हैं, एकात्मक या अर्धसंघ शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं। तो यह प्रावधान वो प्रावधान थे जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं और भारतीय संविधान में उपस्थित हैं। और उपस्थित होने के कारण विद्वान क्या कह रहे हैं कि भारत का संघ जो है वो वास्तविक रूप से संघ नहीं है, वो कैसा है, एकल है, एकात्मक शासन व्यवस्था है या अर्धसंघ है, इसके आधार पर कह रहे हैं। तब फिर मैंने आपसे बात की थी कि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो बहिरंग है। बहिरंग का मतलब क्या है, एक्सटर्नल, मतलब कि संविधान में नहीं है, लेकिन वह विशेषताएं क्या कर रही हैं कि भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित कर रही हैं। जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री का उदय, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, ठीक है। पीएमओ का कार्यालय है जो आपका पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। फिर योजना आयोग जैसे समाप्त कर दिया गया है, नीति आयोग हो गया है अब यह, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद है आपकी, राष्ट्रीय विकास परिषद, एकल दल का प्रभुत्व, ये बाहरी विशेषता है। मतलब कि ये संविधान का परिणाम नहीं है, लेकिन ऐसा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विकास हो गया है जिसके आधार पर क्या हुआ है। देखिए जो संघीय व्यवस्था होती है वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। वहाँ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, अन्य मंत्रियों की भूमिका नहीं होती है। आप भारत में देखिए कि प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे बढ़कर हो जाती है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर मोदी जी हो। तो प्रधानमंत्री का जो शक्तिशाली व्यक्तित्व का उभार होता है तो वो संघीय व्यवस्था को डिक्लाइन करता है और वहाँ से क्या व्यवस्था उभर कर आती है, एकात्मक व्यवस्था उभर कर आती है। फिर है प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ। आप देखिए कि पीएमओ के इतना शक्तिशाली कार्यालय है पीएमओ का कि उसके आगे अन्य कोई कार्यालय नहीं लगते हैं। सारी शक्तियाँ कहाँ समाहित हो गई हैं, पीएमओ में। योजना आयोग या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद जो आज नीति आयोग है, नीति आयोग ही क्या कर रहा है कि पूरे देश का शासन चला रहा है कि देश में राज्यों को कौन से संसाधन देना है, राज्यों को संसाधन नहीं देना है। इसको हम केंद्र संबंधों के संदर्भ में पढ़ेंगे विशेष रूप से। फिर है कि एकल दल का प्रभुत्व। जब एक दल का प्रभुत्व हो जाता है तो संघीय व्यवस्था का आशय क्या है, संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई थी हमने, ताकि जो विविधता है वो बनी रहे और जो राज्यों की जो मांगे हैं वह भी आ जाए। लेकिन जब एक दल का प्रभुत्व हो जाता है पूरे देश में, जैसे शुरू में रहा कांग्रेस का प्रभुत्व, तो उससे क्या हो रहा है कि जो विविधता है वह नहीं, भारतीय समाज की जो विविधता है वह राजनीति में नहीं आ पाती है। तो कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो भारतीय संविधान में लिखी थी, जो क्या कर रही हैं, भारतीय संविधान को एकात्मकता का रूप प्रदान कर रही हैं। और कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो भारतीय राजनीति में जिनका विकास हो गया है, जो भी क्या कर रही हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था को एकात्मक बना रही हैं। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं, जैसे मैंने नाम लिया था केसी वियर हैं, आपके आइवर जेनिंग्स हैं। तो ये ऐसे विद्वान हैं जो कि क्या मान रहे हैं कि भारतीय संविधान में यद्यपि कि संघीय लिख दिया गया है, लेकिन जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं, चाहे वह भारत की संविधान की आंतरिक विशेषताओं के आधार पर करें या फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ विशेषताओं का जो उदय हुआ है उनके आधार पर करें, तो हम क्या पाते हैं कि भारत का संघ जो है वो दिखने में तो संघ है, लेकिन वास्तविक रूप से वो कैसा है, एकात्मक है और अर्धसंघ है। तो हमने देखा कि किन किन आधारों पर। अब मान लीजिए कभी प्रश्न आ गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था अपनी प्रकृति में तो संघ ही है, लेकिन अपनी आत्मा में एकात्मक है, आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करिए, आलोचनात्मक विवेचना करिए।
तो आप क्या है, तो संघीय व्यवस्था की थोड़ी सी लिख दी कि संघीय व्यवस्था का आशय होता है कि 2 स्तरीय सरकार, केंद्र और राज्यों का। और फिर आप लिखिए कि कैसे मानते हैं, तो आप लिख दीजिए कि कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर माना जाता है वो अंतरंग हैं, कुछ बहिरंग विशेषताएं हैं। तो एक पैराग्राफ इसका लिख दीजिए, 4-5 विशेषताएं, 4-5 ये लिख दीजिए। तो ये बता दीजिए कि इस आधार पर एकात्मक विद्वान मानते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जब मुख्य परीक्षा का विषय लिख रहे हैं तो आप केसी हियर या आइवर जेनिंग्स का उल्लेख करें। अगर केसी हियर एक आधा नाम लिख देते हैं तो कोई इशू नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होगी और जो आपका एग्जामिनर है उस पर अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आता है एकात्मक स्वरूप बताने के लिए, तो अंतरंग विशेषताएं बता दीजिए, बहिरंग विशेषताएं बता दीजिए और कह दीजिए कि इन विशेषताओं के आधार पर विद्वान मानते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह अपनी प्रकृति में तो एकात्मक है, लेकिन प्रकृति में तो संघीय है लेकिन अपनी आत्मा में क्या है, एकात्मक है। ठीक है, तो इस आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब जब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ और इस पर डिबेट चला, डिस्कशन हुआ, तो कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने माना कि नहीं ऐसा नहीं है कि भारत की जो स्वरूप है संघ का वह कैसा है, एकात्मक है। उन्होंने कहा कि भारत का जो संघ है, भारत का जो संघ है वो वास्तविक रूप से संघ ही है। वास्तविक रूप से क्या है, वास्तविक रूप से संघ ही है। और इन्होंने इसके लिए कुछ तर्क दिए। इन्होंने कहा कि जब किसी भी संघीय, जैसे कि अलेक्जेंड्रोविच पाइली जैसे विचारक हैं, ठीक है, और आपके अलेक्जेंड्रोविच हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि संघ जो है, भारत का जो संघ है वो वास्तविक रूप से कैसा है, संघ ही है। इन्होंने कहा कि किसी भी संघ को संघ होने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, तभी हम उसको संघ मानते हैं। और संघीय शासन की जो विशेषताएं होती हैं वो भारत के संघ में है। जैसे कि क्या विशेषताएं, हमने बात की थी कि संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल। इन्होंने कहा कि यह विशेषताएं ही किसी शासन व्यवस्था को संघीय बनाती हैं। और इन्होंने कहा कि भारत के संविधान में और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में ये विशेषताएं हैं, क्योंकि एक हमारा संविधान की सर्वोच्चता है भारत में, एक लिखित संविधान है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची में किया गया है। और उसके बाद क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और द्विसदनीय विधानमंडल है। इन जो विचारक थे, अलेक्जेंड्रोविच थे या डॉक्टर पाइली है, इन्होंने कहा कि इन विशेषताओं की उपस्थिति के कारण हम क्या कह सकते हैं कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो वास्तविक रूप से संघीय है। अब अभी डिस्कशन हमने क्या किया था, मान लीजिए एक सवाल आ जाए कि भारत की संघीय व्यवस्था अपनी प्रकृति में तो संघीय है लेकिन अपनी आत्मा में क्या है, एकात्मक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो एक 2 लाइन की भूमिका दे दीजिए संघीय की, संघीय क्या होता है, फिर बताइए कि कैसे एकात्मक है, जैसे कि अंतरंग विशेषताओं के आधार पर और बहिरंग विशेषताओं के आधार पर एकात्मक है। फिर आप उसकी आलोचना कैसे करना है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत जो है वो एकात्मक नहीं है बल्कि संघीय है। कैसे है, क्योंकि संघीय होने के लिए यह 5 विशेषताएं होनी चाहिए जो कि भारत के संविधान में है। तो इस आधार पर भारत को संविधान हमने संघीय माना है और भारत संघीय है। उसके लिए नाम भी लिख सकते हैं, अलेक्जेंड्रोविच का नाम लिख दीजिए, डॉक्टर पाइली का लिख दीजिए। इस आधार पर आप देखिए कि आपका जो आंसर होगा वो मॉडल आंसर बेस्ट है ये। ठीक है, तो आप इन्होंने क्या माना जो विचारक थे कि भारत का संघ है क्योंकि भारत के संविधान में और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्या है कि संघीय विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए भारत का संघ जो है वास्तविक संघ है। तब फिर एक प्रश्न उत्पन्न हुआ और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोग मानते थे कि भारत का संघ एकात्मक है उनका जवाब दिया। इन्होंने कहा कि भारत का जो संघ है वह वास्तविक संघ है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। जो विद्वान यह मानते थे कि भारत की संघीय व्यवस्था संघीय ना होकर एकात्मक है, उन्होंने अपने तर्क दिए। अन्य विद्वानों ने ये माना कि भारत की संघीय व्यवस्था वास्तविक रूप से संघीय है। तो जिन विद्वानों ने माना कि संघीय है, उन्होंने कहा कि देखिए संघ तो है हम, क्योंकि हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था के लिए जो विशेषताएं आवश्यक होती हैं वो उपलब्ध हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि संघ तो है, लेकिन हमारे जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका की भांति राज्यों को शक्तिशाली नहीं बनाया है, बल्कि कनाडा की भांति हमने क्या किया है, केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को शक्तिशाली बनाया है। तो फिर लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों किया, इनसे पूछा जो विद्वान तर्क दे रहे थे। इन्होंने कहा कि केंद्र को शक्तिशाली बनाने के पीछे कुछ कारण था, क्योंकि आप देखिए कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह क्या था,
भाई हम अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ाद हुए थे और हमारे समक्ष ऐसी बहुत सारी समस्याएं थीं और बहुत सारे अलगाववादी तत्व भी थे, बहुत सारे पृथकतावादी तत्व भी थे, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न थीं। तो उन सारी समस्याओं से निपटने के लिए और अलगाववाद से निपटने के लिए, जो पृथकतावादी आंदोलन चल रहे थे उनसे निपटने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक केंद्र को मजबूत बनाया, संघ को मजबूत बनाया। अगर हमारा संघ मजबूत नहीं होता तो यह संभावना थी कि भारत विभिन्न टुकड़ों में बट जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ खालिस्तानी अपनी मांग कर रहे थे, वहाँ नॉर्थ ईस्ट में अभी भी अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ कश्मीर अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, ठीक है, और आर्थिक आधार पर अन्य राज्य भी अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। तो यह संविधान निर्माताओं को पता था कि जब किसी नए राष्ट्र का निर्माण होता है और उसके समक्ष विभिन्न सारी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या करना चाहिए था, हमें एक ऐसे व्यवस्था का निर्माण करना था जो कि संघ तो हो लेकिन वहाँ केंद्र शक्तिशाली हो, यूनियन सरकार, केंद्र सरकार शक्तिशाली हो, जिससे क्या हो कि जो समस्या है उनसे आसानी से निपटा जा सके। साथ ही जो अलगाववादी प्रकृति है या जो पृथकतावादी प्रकृति है उससे निपटकर क्या किया जाए, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता और भारत की अखंडता को बनाए रखा जा सके, ठीक है। तो इन विचारकों ने क्या माना कि भारत जो है वो वास्तविक रूप से संघ है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया है कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया है और उसका कारण क्या बताया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संघ को संविधान निर्माताओं ने ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे परीक्षा में इस प्रकार के आ सकते हैं। तो ये आपका एक निष्कर्ष हो सकता है कि हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था है क्योंकि वहाँ संघीय विशेषताएँ पाई जाती हैं, लेकिन केंद्र को हमारा शक्तिशाली बनाया है हमने ताकि क्या किया जाए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की जाए, जैसा कि कहाँ लिखा गया है, मूल कर्तव्य में लिखा गया है। एक तो हर व्यक्ति का दायित्व है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करे और ये राज्य का भी कर्तव्य है, ठीक है। तो हमने ये समझा कि ये विवाद है भारतीय संघीय व्यवस्था को लेकर के, भारत संघ है या संघ नहीं है। कुछ विद्वानों से एकात्मक मानते हैं, कुछ विद्वान अर्धसंघ मानते हैं और कुछ विद्वानों से संघ मानते हैं। तो तर्क के साथ मैंने बताया आपको कि जो एकात्मक मानते हैं उनके क्या तर्क हैं, जो अर्धसंघ मानते हैं उनका क्या तर्क है, या जो विद्वान संघ मानते हैं उनका क्या तर्क है। और निष्कर्ष में आपको क्या लिख देना है, अगर निष्कर्ष लिखने के लिए आ रहा है कि हमने संघीय व्यवस्था होते हुए भी क्या किया है, केंद्र को शक्तिशाली बनाया है, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक आवश्यक थी, ठीक है। तो ये बात हुई उस संघीय व्यवस्था की जो कि संविधान में लिखा गया है और उसके आधार पर हमने विश्लेषण और मूल्यांकन किया है। हम समझते हैं कि व्यवहार में संघ भारत का क्या है, व्यवहार में संघ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रैक्टिस। देखिए, एक तो मैंने पहले आपसे हमेशा से कहा है कि एक तो हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जो विद्वान थे उन्होंने भारत को एकात्मक, अर्धसंघ और संघ कहा, हमने उसकी बात की। लेकिन हम देखेंगे कि भारत की जो व्यवहारिक स्थिति है वो संघीय व्यवस्था कैसी रही। तो भारत में जो व्यवहारिक रूप से अगर हम संघीय व्यवस्था, भारत में व्यवहार में संघीय व्यवस्था की बात करें हम, तो हम देखेंगे कि भारत में जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ और जैसे जैसे राजनीतिक संरचना का विकास हुआ उस हिसाब से संघीय व्यवस्था में बदलाव आया है। तो व्यवहार रूप से समझने के लिए क्या करेंगे, हम भारतीय संघीय व्यवस्था को कुछ बांट लेते हैं कुछ रूप में। जैसे सबसे पहले केंद्रीकृत संघ था हमारे यहाँ, केंद्रीकृत संघ, ठीक। फिर आया एकात्मक संघ, सहयोगी संघ, फिर आया एकात्मक संघ, ठीक। फिर आया सौदेबाजी का संघ, सौदेबाजी, और फिर है एकात्मक, ठीक है। सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सहयोगी मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एकात्मक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सौदेबाजी बार्गेनिंग फेडरलिज्म, और फिर है यूनिटरी। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था 1950 से जब हम आज़ाद हुए और हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ तो हमारी संघीय व्यवस्था इस प्रकार से विकसित हुई। पहले हमारे यहाँ केंद्रीकृत संघीय व्यवस्था रही, ठीक है, सेंट्रलाइज फेडरल सिस्टम रहा। फिर उसके बाद सहयोगी संघवाद आया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया, फिर उसके बाद एकात्मक संघ आया, यूनिटरी फेडरलिज्म आया, फिर उसके बाद सौदेबाजी का संघ आया, मतलब कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म का ढांचा आया, फिर उसके बाद एकात्मक संघ आया, मतलब कि फिर यूनिटरी हमारे फेडरलिज्म आ गया। तो हम समझते हैं कि इनका क्या मतलब है थोड़ा सा। देखिए, केंद्रीकृत संघ का सेंट्रलाइज फेडरलिज्म, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ एक ही दल का प्रभुत्व था, एक दल प्रभुत्व था, कांग्रेस था, एक दल प्रभुत्व था, कांग्रेस था। और कांग्रेस केंद्र के साथ साथ क्या था, राज्यों में भी था, राज्यों में भी था।
तो संघ में भी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकारें थी, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें थी। तो इस प्रकार का केंद्र और राज्यों के बीच कोई विशेष विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। और जो नेहरू जी का महान व्यक्तित्व था, एक बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और हर व्यक्ति उनका सम्मान भी करता था, और हमारे जो नेता थे वो राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए थे, तो एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। तो 1950 से लेकर 1967 तक, 1967 तक क्या रहा, केंद्रीकृत संघवाद रहा। मतलब कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार, केंद्र से जो आदेश आया राज्यों ने उन्हें मान लिया, और एक प्रकार से केंद्रीकृत संघवाद चला। एक केंद्रीकृत संघवाद चला, केंद्र और राज्य। यहाँ यद्यपि कि केंद्र और राज्य स्वायत्त समकक्ष रहे, लेकिन केंद्र के आदेशों को राज्य आसानी से मान लेते थे, क्योंकि एक समान सरकारें थी, कांग्रेस की ही सरकारें थी, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के ही राज्यपाल थे। तो केंद्र और राज्यों के बीच कोई विशेष विवाद उत्पन्न नहीं हुआ, और एक केंद्रीकृत हमें संघ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम 1967 के बाद बात करते हैं, चतुर्थ जो आम चुनाव हुए, उनके बाद हम देखते हैं तो सहयोगी संघवाद आया। क्योंकि जब 1967 में क्या हुआ, जब चतुर्थ आम चुनाव हुए, तो विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय हुआ, गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय हुआ, ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकारों का उदय हुआ। गैर कांग्रेसी सरकारों के उदय होने से क्या हुआ कि संघ में तो केंद्र कांग्रेस की सरकार रही, और राज्य में गैर कांग्रेसी सरकारों का निर्माण हुआ, अन्य दलों ने अपनी सरकारों का निर्माण किया। तो उससे क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे, और उस मतभेद से क्या हुआ कि केंद्र सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि राज्यों की मांगों को पूरा किया जाए और राज्यों की मांगों का सम्मान किया जाए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदय हुआ है। यहाँ से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि संघ ने क्या किया कि राज्यों से कहा कि देखिए, आप जो मांगे कर रहे हैं, हम आपकी मांगों का सम्मान करते हैं, और आप हमारे साथ मिलकर देश के विकास में सहयोग करिए। तो चूंकि फिर नेहरू जी का व्यक्तित्व था और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता थे, तो लोग उनका भी सम्मान करते थे। राज्यों ने क्या किया कि केंद्र के साथ मिलकर देश के विकास के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया, और सहयोगी संघवाद का उदय हुआ। तो ये चला, फिर एकात्मक संघ आया। अब देखिए 1971 में, फिर 1971 में वही हुआ, क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का महान व्यक्तित्व भरकर सामने आया, और उन्होंने क्या किया कि सारे नेताओं को अपने नीचे आच्छादित कर दिया, ठीक है, 1971 में। फिर 1980 में, फिर 1984 में राजीव गांधी का व्यक्तित्व था। तो यहाँ से क्या हुआ कि यूनिटरी आया, कि सब लोग उनका सम्मान करते थे, और राज्यों में जो विवाद चल रहे थे वो विवाद कम हुए, और केंद्र का महत्व ज़्यादा बढ़ गया फिर से, ठीक है। 1971, 1980 के चुनाव हों, फिर 1984 के चुनाव हों, तो इन सब चुनावों में क्या हुआ कि केंद्र और राज्यों के मतभेद कम हुए, और स्थिति जो है एकात्मक संघता की हो गई। फिर है कि सौदेबाजी का संघ। आप देखिए कि 1989 से लेकर 2014 तक, ठीक, 1989 से 2014 का जो समय था, 1989 टू 2014 का जो ड्यूरेशन थी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, वह गठबंधन की सरकारों की राजनीति रही, ठीक है। एनडीए दलों भरकर सामने आया, यूपीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये कांग्रेस का अलायंस है, और ये बीजेपी का अलायंस है। तो गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। गठबंधन सरकारों से क्या हुआ कि केंद्र में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ना तो कांग्रेस को हुआ, ना तो आपकी भाजपा को हुआ। तो जो राज्य स्तरीय दल थे, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जो राज्य स्तरीय दल थे, केंद्र में सरकार का निर्माण करने के लिए क्या किया गया कि राज्य स्तरीय दलों का सहयोग लिया गया, और उन दलों के सहयोग से क्या किया गया कि संघ में, केंद्र में सरकार का निर्माण किया गया। तो जो राज्य स्तरीय दल थे, उन्होंने जब केंद्र सरकार को अपना सहयोग दिया, तो उन्होंने क्या किया कि केंद्र की सरकारों से सौदेबाजी, बार्गेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मुझे रेल मंत्री का पद चाहिए, किसी ने कहा कि हमारे राज्य को विशेष दर्जा दिया जाए, किसी ने कहा कि हमारे राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाए। तो भारत में सौदेबाजी का जो संघ का उदय हुआ वो 1989 से 2014 तक चला, और संघ में या केंद्र में सरकार के निर्माण के लिए राज्यों का सहयोग लिया गया, और राज्यों ने केंद्र के साथ क्या किया, बार्गेनिंग शुरू की। तो ये जो संघीय व्यवस्था है, यह वास्तविक संघीय व्यवस्था है। क्योंकि इस संघीय व्यवस्था में क्या हुआ कि जो हमारी विविधता थी और राज्यों की जो छोटी छोटी मांगें थी, अब वह संघ में आने लगी, और यहाँ से एक ऐसी व्यवस्था का उदय हुआ जिससे राज्यों का विकास भी हुआ इससे। क्योंकि राज्यों ने विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया, किसी ने अपने लिए विशेष आर्थिक पैकेज मांगे, तो इससे राज्यों का विकास भी सुनिश्चित हुआ। लेकिन इसकी समस्या यह उत्पन्न हुई कि अस्थिर सरकारों का उदय हुआ। इस बीच में विभिन्न प्रकार की सरकारें बनी और गिरी भी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रहे। लेकिन सौदेबाजी के संघ ने क्या किया कि भारत को, संघीय व्यवस्था को थोड़ा सा मजबूत किया। और 2014 के बाद तो आप जैसा जानते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है हर चीज़, तो मोदी जी ने मुमकिन कर दिखाया, और एकात्मक संघ जो था इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय, और पुनः लौट के आ गया। और अब मोदी जी हैं तो मोदी जी हैं, वो खुद ही कहते हैं कि वाह मोदी है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। तो एकात्मक संघ के द्वारा क्या किया गया, फिर से भारत में एकात्मक संघ आया 2014 के बाद, और फिर दोबारा हम लोगों ने 2019 में
मोदी जी को चुना और भारत में भी एकात्मक संघीय व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर जो है वो संघ व्यवस्था के ऐसे विकास हुआ भारत में। पहले केंद्रीकृत संघ रहा, फिर सहयोगी संघ का उदय हुआ, फिर एकात्मक संघ, सौदेबाजी का संघ। और ये क्या है कि मुख्य परीक्षा के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो सैद्धांतिक संघीय व्यवस्था थी जो हमने इससे पहले बात की, ये व्यवहार में भारतीय संघीय व्यवस्था का कैसे विकास हुआ। अगर व्यवहार कभी वर्ड मुख्य परीक्षा में आ जाए, व्यवहार प्रैक्टिकली कैसे विकास हुआ संघीय व्यवस्था को, तो ये एक आध पैराग्राफ में लिखना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो ये हमने संघीय व्यवस्था को सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली पहले समझा और विद्वानों की क्या राय थी, एकात्मक है, अर्धसंघ है, संघ है, उसके संदर्भ में समझा। फिर व्यवहार में भारत में संघ का कैसे विकास हुआ उसको हमने समझा। और इस वाले को आप थोड़ा सा ज़्यादा लिख सकते हैं कहीं, इससे प्रभाव पड़ेगा कि कैसे सौदेबाजी का संघ हुआ और इससे कैसे भारत में आर्थिक विकास भी हुआ, राज्यों की उन्नति हुई, राज्यों की मांगों की पूर्ति हुई, इससे हुआ। ठीक है, तो ये व्यवहार में समझा हमने और सिद्धांत के रूप में समझा है भारतीय संघीय व्यवस्था को। अब निष्कर्ष जैसा कि पता है आपको, निष्कर्ष में क्या लिखना है कि भारत में वास्तविक रूप से संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाया है। और वो क्यों बनाया है? क्योंकि हम क्या चाहते थे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे और भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहें। तो हमने ये संघीय व्यवस्था को केंद्र संबंधों के संदर्भ में समझा है। और आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो केंद्र संबंधों पर होगा कि कैसे संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियों को विभाजन किया गया है और फिर क्या केंद्र और राज्यों के बीच विवाद के क्या बिंदु हैं और उन विवाद के बिंदुओं के लिए क्या समाधान संविधान में प्रस्तुत किए गए हैं। उन सब पर हम आगे बढ़ते हुए पूरे मुख्य परीक्षा के साथ साथ इसमें मैं आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा के फैक्ट्स को भी रखता जा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।